वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग सॉलिड के बारे में देखा, उसके डिफिनीशन के बारे में, और इसके बाद उसके टाइप्स देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखा हमने। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक प्रॉपर्टी हमने बताया था एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, मतलब कि विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। और एमॉर्फस सॉलिड में हमने क्या देखा था, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, माने सम दैशिकता का गुण। तो हम लोग यहीं से लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे कि क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और क्या होता है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग देखें इसके आगे क्या होता है। तैयार हो जाइए। ओके। हाँ, तो देखिए मैंने कहा था कि क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस में एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का गुण, एनाइसोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या कि विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। और विषम दैशिकता कहने का मतलब, विषम का मतलब भिन्न भिन्न और दैशिकता माने दिशा में, भिन्न भिन्न दिशाओं में। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो भौतिक गुण है, और भौतिक गुण में मुख्य रूप से क्या चीज, विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, यांत्रिक प्रबलता तथा अपवर्तनांक, इसके भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। तो जब भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होगा तो इस प्रकार के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विषम दैशिकता का गुण, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी ऐसा गुण किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय सॉलिड में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है, मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है क्रिस्टलीय ठोस में कि इसमें विषम दैशिकता, विषम दैशिकता मतलब एनाइसोट्रॉपिक का गुण पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इनके भौतिक गुण जैसा कि विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, यांत्रिक प्रबलता, अपवर्तनांक इत्यादि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। तो याद रखिएगा कि एनाइसोट्रॉपिक का गुण, आपसे कोई पूछेगा कि विषम दैशिकता का गुण किस प्रकार के सॉलिड में, किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है, तो कहेगा कि क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। कहेगा कि इसमें जो भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न होता है, तो मुख्य रूप से कौन सा भौतिक गुण इसमें भाग लेता है, तो कहिएगा कि विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, यांत्रिक प्रबलता, अपवर्तनांक, ये सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इस तरह से ऐसे व्यवस्थित है, ऐसे हमने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया, और इधर भी एक ऐसा पार्टिकल हमने दे दिया। तो देखिए इसके डायरेक्शन में और इसके डायरेक्शन में दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि इस तरह से अंतर अगर होगा तो उसे क्या कहेंगे, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और ऐसे अंतर, ऐसे गुण, ऐसे विषम दैशिकता का गुण किसमें मिलेगा देखने को, क्रिस्टलीय ठोस में। अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात जहां तक है, मतलब कि एमॉर्फस सॉलिड का जहां तक बात है, तो एमॉर्फस सॉलिड में जो प्रॉपर्टी होता है आइसोट्रॉपिक, आइसो का मतलब समान और ट्रॉपिक माने दिशा, मतलब कि समदैशिकता, मतलब कि सभी दिशाओं में मतलब कि समान होता है, एक समान होता है। इसके भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में मुख्य रूप से वही जो चारों मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने, बताया था कि विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, इसके बाद में यांत्रिक प्रबलता, इसके बाद अपवर्तनांक, सभी दिशाओं में एक समान होता है। तो इस प्रकार के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, समदैशिकता का गुण, आइसोट्रॉपिक का गुण। और ऐसा गुण किसमें पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। तो मैंने क्या लिखा है, देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में किसमें समदैशिकता माने आइसोट्रॉपिक का गुण पाया जाता है। तो याद रखिएगा समदैशिकता मतलब आइसोट्रॉपिक, अर्थात इनके भौतिक गुण, भौतिक गुण में कौन, यानी विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, यांत्रिक प्रबलता, अपवर्तनांक इत्यादि सभी दिशाओं में एक समान होता है। तो ये होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न, और ये सभी दिशाओं में एक समान। तो एक समान वाला समदैशिकता ये होता है अक्रिस्टलीय में, और भिन्न भिन्न दिशाओं में जो भिन्न भिन्न होता है वो विषम दैशिकता, और वो किसमें होता है, क्रिस्टलीय ठोस में। और ये चार बात याद रखेगा, विद्युत चालकता,
उसमें चलकता, यांत्रिक प्रबलता, अपवर्तनांक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस है, उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन भाग है यहाँ देख लीजिए। पहला है आयनिक ठोस, यहाँ है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में पहला है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड कहेंगे इसको। दूसरा है सहसंयोजक ठोस, इसको कोवैलेंट सॉलिड कहेंगे। और आणविक ठोस, इसको मोलेकुलर सॉलिड कहेंगे। और चौथा है धात्विक ठोस, इसको मेटालिक सॉलिड कहेंगे। ये सारा बात मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस से मतलब क्या, आप ऐसा ही समझिए। मैंने शुरू में जब बताया था, जब सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ा रहा था, जब शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में, कि किसी भी सॉलिड स्टेट में जो अवयवी कण जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन होता है। तो अब बताइए कि अगर आयनिक ठोस है तो इसके अवयवी कण क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। और आयन में क्या होगा, या तो धनायन होगा नहीं तो ऋणायन होगा। तो आयन में तो दोनों हो सकता है, कटायन और एनायन, मतलब कि धनायन और ऋणायन, मतलब कि प्लस और माइनस। तो देखिए बात मैंने लिखा है कि इसके अवयवी कण आयन होते हैं, इसके अवयवी कण आयन होता है। और इस आयन में क्या है, धनायन मतलब कि प्लस कटायन वाला, और ऋणायन मतलब माइनस मतलब एनायन। तो देखिए आयनिक ठोस से स्पष्ट है कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसमें देखिए आयनिक बंधन पाया जाता है। अगर आयनिक बंधन पाया जाता है तो उसके द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। अच्छा, इसके धनायन मतलब कि कटायन, और दूसरा क्या है ऋणायन मतलब कि एनायन के बीच मजबूत कूलम्बिक फोर्स क्रियाशील होता है। मैंने शुरू में बताया था कि जो सॉलिड स्टेट में जो फोर्स लगता है, जो कि चार्ज होने के कारण, एक जैसे NaCl है मान लीजिए, तो Na प्लस Cl माइनस, तो एगो प्लस दूसरा माइनस, तो इस प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स होगा क्रिएट, मतलब कि एक प्लस के लिए आपने Q1 दे दिया, दूसरे के लिए Q2 दे दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा। एक फोर्स का फार्मूला हमने कूलम्बिक फोर्स बताया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो अब इस हिसाब से एफ आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो किस पर आधारित है, एफ जो है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि दूरी कम होगी तो उसका बल बढ़ जाएगा, बल उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे कोई पूछेगा कि आयनिक ठोस जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के, कहाँ पर मिलता है, किस प्रकार के यौगिक में मिलता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि क्षारीय धातु मतलब अल्काली मेटल। अल्काली मेटल किस में होता है, फर्स्ट के में आपको हम पीटी पढ़ाए हैं, आवर्त सारणी पढ़ाए हैं, उसमें बढ़िया से बताए थे कि अल्काली मेटल जो होता है फर्स्ट के में, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारा चीज आ जाएगा इसके अंदर। और क्षारीय मृदा धातु, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको कहेंगे, के यौगिक इसमें पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपसे कोई पूछेगा कि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु जो है किस प्रकार के ठोस है, माने किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, किसके अंदर रखा जाएगा, तो आप कहेगा कि आयनिक ठोस के अंदर इसको रखा जाएगा। तो उसमें जो भी उदाहरण लीजिएगा सब आयनिक ठोस ही होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं, NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4, CaF2, BaCl2। तो फर्स्ट के एक ग्रुप या सेकेंड के एक ग्रुप के तत्व का कोई भी यौगिक अगर आप लिखते हैं तो वो यौगिक किस ठोस के अंदर आएगा, आयनिक ठोस के अंदर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए, पहला हमने देखा कि आयनिक ठोस क्या होता है। अब देखिए कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। तो सहसंयोजक ठोस मैंने यहाँ लिखा है कि सहसंयोजक ठोस, इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। नेटवर्क कहने का मतलब क्या, कि जाल जैसी रचना, नेट माने जाल, तो जाल जैसी रचना बनाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और क्यों कहते हैं मैंने ये भी लिख दिया है कि यह 3 डायमेंशनल नेटवर्क, कहने का मतलब क्या है कि 3 विमीय जाल जैसी रचना का निर्माण करता है। और खास करके ऐसा 3 डायमेंशनल नेटवर्क मुख्य रूप से देखने को मिलता है डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, SiC है। तो देखिए अब बताइए कि सहसंयोजक ठोस है तो इसमें मुख्य रूप से जो इसके अवयवी कण जो होगा परमाणु होगा। इसके मुख्य रूप से अवयवी कण क्या होगा, परमाणु होगा। तो अब परमाणु होगा तो अब अगर डायमंड की बात करता है तो डायमंड में तो कार्बन है। तो अब कोई कहेगा कि डायमंड का क्या अवयवी कण है, तो डायमंड के अवयवी कण का नाम कार्बन है। तो कार्बन भी तो एटम ही है।
तो हर तरह से एटम मतलब परमाणु, तो हर तरह से हमारे कहने का मतलब क्या है कि सहसंयोजक ठोस में भाग लेने वाला जो कण है वो मुख्य रूप से कौन है, परमाणु है। तो मैंने लिखा कि इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं। अब बताइए, ये ठोस जो होता है काफी हार्ड होता है, कठोर होता है, और यह विद्युत का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब कि इसमें कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, चालकता कम होती है, तो ये पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ सहसंयोजक ठोस ऐसे होते हैं जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, और आप 10th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सब जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल कौन आएगा, डायमंड, क्वार्ज, ग्रेफाइट और सिलिकॉन इत्यादि। तो याद रखिएगा इसको नेटवर्क सॉलिड, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि नेटवर्क सॉलिड किसके अंदर आता है, तो कहेगा कि सहसंयोजक ठोस के अंदर। अब नेटवर्क सॉलिड क्यों, तो कहेगा कि यह 3 डायमेंशनल नेटवर्क की रचना करता है, और ऐसा मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड में, ठीक है। और एक खास बात याद रखिएगा कि बाकी जो हार्ड होता है और पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है और यह गुड कंडक्टर होता है। तो ये बातें दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर आणविक ठोस जो है जिसको मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं, तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, मोलिकुल मतलब कि अणु, तो इसके अवयवी कण क्या हो सकते हैं, अणु होते हैं, ठीक है। अब कैसा अणु इसमें भाग लेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय कहने का मतलब क्या है, नॉन पोलर। ये आपको मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, अध्रुवीय का इंग्लिश नॉन पोलर होता है। आप केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी भी पलट कर देखिएगा। और यहाँ देखिए ध्रुवीय मतलब पोलर, मतलब कि ध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय और ध्रुवीय जो होता है, इन दोनों को किसके अंदर रखा गया है, ये भान डर वाल फोर्स के अंदर रखा गया है। आप देखिएगा इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि भान डर वाल फोर्स। इन दोनों में कैसा फोर्स पाया जाता है, भान डर वाल फोर्स। आपको याद है कि अध्रुवीय आणविक ठोस में जो भान डर वाल फोर्स होता है वो होता है लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, और इसमें जो ध्रुवीय आणविक ठोस में जो भान डर वाल फोर्स होता है उसमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये दोनों चीज हम रासायनिक बंधन में आपको बताए हैं, बढ़िया से वहां देख लीजिएगा कि अध्रुवीय में मैंने भान डर वाल फोर्स कौन लिखा है और ध्रुवीय में आणविक ठोस में कौन सा लिखा हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इन दोनों में भान डर वाल फोर्स होता है। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि आणविक ठोस में किस प्रकार के फोर्स मुख्य रूप से देखने को मिलता है, तो भान डर वाल फोर्स। याद रखिएगा, हम यहाँ ऐसे टिक मार देते हैं, भान डर वाल फोर्स। और दूसरी बात, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से युक्त अणु इसके होते हैं। तो दो तरह के फोर्स इसमें क्रियाशील होता है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा भान डर वाल फोर्स। किसमें, आणविक ठोस में। और इसके अवयवी कण क्या है, अणु होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, 3 बात, एक भान डर वाल फोर्स, एक हाइड्रोजन बंधन से युक्त होता है अणु, और इसके अवयवी कण अणु होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हमने कुछ लिख दिया यहाँ पर, जैसे H2O आइस, आर्गन सॉलिड, CO2 सॉलिड, S8, यहाँ देखिए S8 है, S8 सॉलिड, ठीक है, P4 है यहाँ पर, P4 सॉलिड और I2 सॉलिड। तो एग्जाम्पल इसको उतार लीजिएगा, और मुख्य रूप से जो बातें होती है वो सारा हम दर्शा दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के जो चौथा प्रकार है वो है धात्विक ठोस, मतलब मेटालिक सॉलिड। तो नाम से ही स्पष्ट है कि अगर कोई कहता है कि मेटालिक सॉलिड के अवयवी कण क्या हो सकते हैं, तो मेटल। तो मेटल क्या, मतलब कि परमाणु। परमाणु तो मेटल हो सकता है ना, तो उसमें परमाणु हमने शुरू में ही बताया था सॉलिड स्टेट में कि इसके अवयवी कण परमाणु, अणु तथा आयन होते हैं। तो अब अगर परमाणु है तो वो धातु भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, तो जितने भी धातु है तो वो भी परमाणु है, तो वो उसके अवयवी कण है। दूसरी बात, किसमें किस तरह का बॉन्ड होगा, दूसरी बात ध्यान देना कि किस कैसा बॉन्ड होगा। तो मेटालिक सॉलिड से स्पष्ट है कि मेटालिक बॉन्ड मतलब कि धात्विक बंधन होगा, तो धात्विक बंधन से जुड़ा रहता है।
और जानते हैं कि धात्विक बंधन में सबसे मजबूत बल क्रियाशील होता है। और मजबूत बल क्यों क्रियाशील होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे कि सोडियम एक धातु है, इसका परमाणु संख्या 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1 है। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और शेष बचे हुए भाग को हमने कर्नेल कहा, इसको कर्नेल कहते भी हैं। तो होता क्या है कि कर्नेल और बाहरी इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच में काफी आकर्षण होता है। एक धातु जो है चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है, तो चारों तरफ से एक धातु है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर धातु है, फिर इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि दोनों के बीच में आकर्षण होने से ऐसा लगता है कि एक दूसरे को खिंचा रहा है, और ऐसा होने से इसके बीच में एक काफी मजबूत बंधन बन जाता है जिसे कहते हैं धात्विक बंधन। तो इसमें सबसे मजबूत बल होता है। अगर कोई कहेगा कि इसका उदाहरण क्या है, तो जितने भी धातु हैं सभी आप उदाहरण दे सकते हैं। तो याद रखेगा कि इसके अवयवी कण धातु, और धातु में मुख्य परमाणु कहेंगे, तो ऐसे मतलब कि परमाणु में कौन, तो धातु। धात्विक बंधन होगा, इसमें धात्विक बंधन से जुड़ा रहता है और इसमें सबसे अधिक आकर्षण का बल क्रियाशील रहता है। और एक क्या होता है, कॉर्नेल और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच एक कस्टम आकर्षण होता है, काफी मजबूत आकर्षण होता है, जिससे क्या होता है कि धातु जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है धातु को जैसे लग रहा है कि खिंचा रहा है, और इसके बीच में एक काफी मजबूत बॉन्ड बन जाता है जिसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। और अच्छी तरीके से हम इसको रासायनिक बंधन में आपको पढ़ाए भी हैं, वहाँ देख भी लीजिएगा। तो ये सारे क्रिस्टलीय ठोस के सभी प्रकार हो गए, चारों प्रकार हो गए। तो इन सारे चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, आगे इसके लेक्चर में पुनः हम मिलेंगे, तब तक से आप इसको देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।